अभिवादन करने और पगड़ी पहनाने के लायक समझा। यहाँ पर संविधान निर्माता, हम सबके सदा के लिए पथ प्रदर्शक, परम आदरणीय स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर चौक में मैं मेरी ओर से यहाँ पर पधारे हुए गांधी ग्राम के सभी वरिष्ठ जनों, नागरिकों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों का अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। देखिए, जैसा मेरे से पूर्व के वक्ता मेरे साथी राजेश जी ने आपको कुछ चीजें बताई थी के साथ साथ जहां भी हम जाते हैं हमारा मेन मकसद ये होता है कि ऐसी क्या चीज, क्या कमी खामी रह गई आजादी के 75 साल बाद कि सब कुछ तरह से संपन्न होते हुए भी हमारे इलाके के बहुत सारे गांवों में वो आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं। हमारे इलाके का किसान किसानी के लिए खाद, बिजली, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, पानी के लिए तराही करता है। खाद मिलती है, लाइन में लगना पड़ता है। मेरी जानकारी के हिसाब से आपके गांव के अधिकांश लोगों के पास अपने खुद के पुश्तैनी मकान के पट्टे नहीं है। मेरी जानकारी के हिसाब से जिनके पट्टे हैं उनके आधे से ज्यादा पट्टे रजिस्टर्ड नहीं है। मेरी जानकारी के हिसाब से बहुत सारे घरों के अंदर इस तरह की तकलीफ है कि मेरे घर के सामने खंबा है और तार मेरे घर के ऊपर से जा रहा है। मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं, बताते हैं, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर का पट्टा है आपके पास कि नहीं? पट्टा नहीं, पुश्तैनी है। मेरा दूसरा प्रश्न यह होता है कि मकान पहले बना था कि तार पहले आया था, खंबा पहले आया था? तो अधिकांश स्थानों पे मकान पुश्तैनी है, पहले बना था, खंबा बाद में आया था। अब चूंकि पट्टा नहीं है तो हमारा वो स्वामित्व वहां पे रह नहीं जाता है जहां पे हमारा मकान है, भले ही वो पुश्तैनी है। हर साल दशकों से प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग कैंप लगते हैं और कैंपों में जो कार्य होते हैं, मैं कुछ जिलों में जिला कलेक्टर भी रहा हूं, कैंपों में जो कार्य होते हैं वो कायदे से हर रोज तहसील और एसडीएम के यहाँ होने चाहिए, हर रोज। लेकिन क्यों नहीं हुए, बड़ा प्रश्न है। मुझे जब ये पता चलता है कि किसी के दादा 23 साल पहले चले गए, 10 साल पहले पिताजी भी चले गए, लेकिन विरासतान अंतकाल आज तक नहीं खुला है। मुझे जब ये पता चलता है कि 15 बीघे जमीन का बंटवारा 5 भाइयों में 15 साल पहले हो गया, लेकिन 3-3 बीघा के 2 आखिर के टुकड़ों के स्वामित्व वाले भाइयों के खेत में जाने का रास्ता नहीं है। जब मुझे ये पता चलता है कि सामान्यतया पुश्तैनी जो रास्ते हैं वो आज भी चालू हैं, लेकिन कभी कभी कोई रोक देता है तो खेत में जाने का रास्ता बंद हो जाता है। जब खेत में जाने का रास्ता बंद हो जाता है तो 251A में खेत का रास्ता देने के लिए 30 दिन का समय होता है। एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन लगती है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में हमारे यहाँ के भी किसान ऐसे हैं, एप्लीकेशन लगे हुए महीनों नहीं वर्षों हो गए लेकिन फैसला नहीं हुआ। ये वकील साहिबान भी यहाँ खड़े हैं। ये इस तरह के ज्वलंत मुद्दे हैं जो मेरा ये मानना है खाली यहाँ के नहीं हैं, 75 साल की आजादी के बाद करीब करीब हर जगह के हैं। कारण क्या है? मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि मैं एक चिकित्सक के रूप में मेरा कार्य शुरू किया था 33 साल पहले। उस टाइम मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना नहीं थी। अस्पताल मेरा गांव से 1.5 किलोमीटर दूर था। गोलूवाला अविभाजित गंगानगर जिले का सबसे बड़ा पंचायत था। एक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे 2 ग्राम पंचायत थे, एक गांव के 2 ग्राम पंचायत। पता करना, 2 पंचायतों के बीच में खाली रोड है। वहां पे दवाई के लिए दुकान नहीं थी, तो रेहड़ी के ऊपर मेडिकल स्टोर लगता था और शाम के टाइम वो घर ले जाता था। ले जाएगा ही, जंगल में कौन रखेगा।
वहां पे एक चिकित्सक का पोस्ट था। यहाँ पे जागरूक नौजवान खड़े हैं, कभी आते जाते पता भी कर लेना, 4 डॉक्टर लगा रखे थे। वहां पे 7 का सैंक्शन पोस्ट था कर्मचारियों का, लेकिन हमारी संख्या 44 थी। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों की सुविधा के अनुसार जिसको जैसा माफिक आया वैसा पोस्टिंग करवा लिया। अरे भाई, जितना सैंक्शन है उतना रखें। चूंकि वो गांव गंगानगर हनुमानगढ़ के मध्य में पड़ता था, कहते हैं जिसको कहीं भी जगह माफिक नहीं आती थी वो डेपुटेशन गोलू वाला करवा लेता था। अच्छी बात नहीं है। मैंने तीसरे चिकित्सक के रूप में ज्वाइन किया शनिवार को, सोमवार को चौथा और आ गया। एक जिसका ट्रांसफर हुआ रिलीव नहीं हुआ, एक कोर्ट का स्टे ले आया। इस तरह की चीजें मैं समझता हूँ बहुत सारी जगह हैं। हमने महीना 2 महीना इंतजार करने के बाद में फैसला किया कि सब लोग मिलकर काम करें। मेरा ये मानना है कि जब आप अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं तो नहीं काम करने वाले 10% लोग तो भाग जाते हैं, और 90% लोग अगर प्रभारी, इंचार्ज, मुखिया या नेतृत्वकर्ता अच्छे से काम करता है तो बाकी सारे के सारे काम लग जाते हैं। मेरा ये मानना है, और मैंने मेरे जीवन के अंदर ये देखा है, सिद्ध किया है। हमारा अस्पताल जहां 5 मरीज नहीं आते थे, थोड़े समय में खूब मरीज आने लग गए, और मैंने एक दरिद्र नारायण दवा बैंक की वहां पे स्थापना की। वो पहला किसी भी सरकारी अस्पताल का दवा बैंक था पूरे प्रदेश के अंदर, जिसमें आम आदमी को टोटल निशुल्क दवा मिलती थी। टोटल। नौजवान खड़े हैं, कभी आते जाते रिकॉर्ड चेक करना। काम अच्छा चला, पैसा नहीं था अस्पताल के पास। हमने गांव के दोनों सरपंच और 5 एक्स सरपंच थे दोनों गांव में, दोनों को बुला के कमेटी का गठन किया, 7 को बुला के, और उन्हीं की अध्यक्षता में दरिद्र नारायण दवा बैंक की देख रेख और फाइनेंस की जिम्मेदारी दे दी। एक दान पात्र लगा दिया। स्टाफ से सबको कहा कि अस्पताल में कोई भी आता है तो उसको सबसे पहले आते ही नमस्ते बोलना है। अरे अस्पताल में कोई भी जाता है, कौन जाता है खेत में काम करते वक्त दांती से हाथ कट गया है, खोदी निकालते वक्त कसिए की चोट लग गई, ऊपर से गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, खांसी जुकाम से निमोनिया हो गया, उल्टी दस्त हो गया, पानी की कमी हो गई, आदि आदि। आते ही जब अस्पताल का कर्मचारी बोलता है नमस्ते भगवाना राम, तो भगवाना राम का दर्द आधा हो जाता है, जो मैंने नोट किया। ऐसे करते करते जो एक दान पात्र भी हमने लगाया कि भाई आपका मन करे तो दान दे दें इसमें। आप ताजुब करोगे 6 महीने के अंदर अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, इक्विपमेंट और दान पात्र के अंदर इतना पैसा आया जिसका कीमत था 53 लाख रुपया 6 महीने। जिस अस्पताल के पास अपना कोई संसाधन नहीं, उसको 53 लाख का पूंजी हो गया। अब सारा का सारा पैसा ग्रामीण सरपंच और एक्स सरपंच साहिबान के माध्यम से बैंक में जमा करवा दिया। हम लोग एक इंडेंट बना के देते थे गांव के लोगों को, और वो स्टेकिस से दवाई उस इंडेंट की अस्पताल में उपलब्ध करवाता। आप ताजुब करोगे 10-11 साल तक लगातार 100% लोगों को निःशुल्क इलाज मिला, और वो अस्पताल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसको बोलते हैं के द्वारा चयनित हो गया। और उस अस्पताल में मैं चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम करता था। 11,200 रुपए का मुझे वेतन मिलता था, लेकिन जो काम इस तरह का था विश्व स्वास्थ्य संगठन के नोटिस में आ गया, उन्होंने उसको अपना लिया और उन्होंने मुझे भी अपने यहाँ पे डेपुटेशन पे ले लिया। मेरा पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन का वेतन 2000 में 1 लाख रुपए से ज्यादा था, जो 11,200 से सीधा ही इतना हो गया। मैं नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इस तरह से काम करें और वहां चले जाएंगे। सबसे छोटा अस्पताल दुनिया का जैसा आपका है वैसा गोलू वाला था, और सबसे बड़ा अस्पताल दुनिया का विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है, उसके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिल गया। काम किया, चलता रहा, अनुभव भी मिलता रहा। मैं वापस आया तो मुझे हनुमानगढ़ जिले का मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बना दिया। आपको अभी मेरे पूर्व वक्ता राजेश जी ने बताया था, हमारा जिला स्वास्थ्य मानकों में, स्वास्थ्य मानक क्या होते हैं? जन्म दर, मृत्यु दर, अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या, उनको जो दवाई देते हैं उसकी दर, अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की दर, अस्पताल में आउटडोर इंडोर में मरीजों के संतोष की दर, अस्पताल में डिलीवरी की दर, अस्पताल में टोटल फ्री ट्रीटमेंट की दर, आदि आदि, टीकाकरण दर, आदि आदि। इन मानकों में 6 महीने में मेरा अपना जिला
जो 27, 28 और 31 नंबर पे था, 6 महीने में 2 नंबर पे आ गया और आगामी 2 साल तक पूरे प्रदेश में 1 नंबर पे रहा, जो वर्षों तक 1 नंबर पे चला। ये मुख्यमंत्री जी यही थे, उस जमाने की बात बता रहा हूं जब पिछली बार इनकी सरकार थी। मेरा दरिद्र नारायण दवा बैंक एक मिसाल के तौर पे काम किया और मेरे जैसे अन्य साथियों के सहयोग से वो दरिद्र नारायण दवा बैंक का कंसेप्ट मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का रूप ले गया। आज आपने देखा होगा अस्पताल के अंदर चाहे जांच हो चाहे इलाज हो टोटल फ्री होता है, लेकिन शुरुआत हमने उसकी 30 साल पहले कर दी थी। वो छोटा था, अब बड़ा हो गया। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं नौजवानों को कि अगर आप निस्वार्थ भाव से, आप बिना किसी लाग लपेट के, आप बिना किसी मेरा तेरा के भाव से काम करते हो तो आगे से आगे आम जनता के सहयोग से न केवल जन को फायदा होता है बल्कि आपका भी उत्थान होता है। जब मैंने जिले में इस तरह का काम किया तो उसके बाद में नॉन स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है एक, उसमें भी मेरा चयन हो गया और मैं अखिल भारतीय सेवा में मेरे राज्य के अंदर प्रथम स्थान पे आ गया और मुझे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी का दायित्व सौंपा गया। आप ताजुब करोगे, आप जहां जाते हो वहां अगर आप निस्वार्थ भाव से जनहित को ध्यान में रख के काम करते हो तो आपको सफलता मिलती है। मुझे पहला टास्क मिला कि दिल्ली जाके नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, उनका प्रेजेंटेशन देना है कि राजस्थान में नए मेडिकल कॉलेज खोलने हैं कि नहीं खोलने हैं। उस टाइम ये था, ये 2013-14 की बात है, उस टाइम ये था कि सरकारी क्षेत्र में अगर मेडिकल कॉलेज खोलते हैं तो 180 करोड़ में से 70% पैसा भारत सरकार देगा, 30% राज्य सरकार देगा। लेकिन शर्त यह थी कि मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन चाहिए। भारत सरकार के सेक्रेटरी के सामने मैंने निवेदन किया, मैंने कहा सर जयपुर, दिल्ली, बंबई, चेन्नई, बेंगलोर, यहाँ पे 25 एकड़ जमीन शहर के बीच में कहीं नहीं मिलेगी सर। तो उन्होंने कहा व्हाट शुड बी डन। हम विभिन्न राज्यों के 15 सेक्रेटरी थे वहां पे। मैंने उनको सुझाव दिया, मैंने कहा साहब जब बॉम्बे के अंदर 43 मंजिला भवन हो सकता है तो आप और हम तो सरकार के साथ हैं, जनहित में काम करते हैं। सरकार चाहे तो 5 एकड़ में भी वर्टिकल चली जाए, हम तो 50 मंजिला भी जाएं तो कौन मना करेगा। उन्होंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उनको उदाहरण दिया, चूंकि मैं WHO में काम कर चुका था, मुझे आइडिया भी था। मैंने कहा सर अमेरिका में 10,000 स्क्वायर फीट में मेडिकल कॉलेज चलता है जो हमारे से बहुत ज्यादा आगे है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं चल सकता। वो मेरी बात से सहमत थे। 15 दिन का हमें समय दिया। 15 दिन बाद हम और एक्सरसाइज करके गए। आपकी जानकारी के लिए राजस्थान में RUHS मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में देश का पहला मेडिकल कॉलेज है जो 5 एकड़ में सैंक्शन हो गया, सिर्फ 5 एकड़ में, जहां 25 एकड़ की जरूरत थी। आपकी जानकारी के लिए ये भारत सरकार ने कंसेप्चुअल एक्सेप्टेंस के रूप में ले लिया और करीब करीब पूरे देश के अंदर हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का कंसेप्ट बन गया। अच्छी बात है। मैंने उस प्रेजेंटेशन में यह भी कहा था कि मुदालियर कमेटी जो 1960 में मेरे जन्म से पहले बैठी थी, उसने कहा था कि 2050 तक 30 लाख से 60,000 की आबादी पे एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत पड़ेगी। मैंने सेक्रेटरी साहब भारत सरकार से निवेदन किया था कि सर हमारे यहाँ सर्विस डिलीवरी बड़ी मुश्किल है। हमारे यहाँ पे दूर दराज के एरिए, खेत खलियानों, ढाणियों में लोग रहते हैं। अगर हमारे यहाँ पे सर्विस डिलीवरी को ठीक करना है तो हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मैंने उनसे ये भी कहा कि 2050 तो दूर है, 2030 तक भी अधिकांश जिलों की जनसंख्या है वो 30 लाख को पार कर जाएगी। ये सारी चीजें संज्ञान में लेते हुए कानून बन गया कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज आवश्यकता के अनुसार खोल दिया जाएगा। कहां? 5 एकड़ में। आप मेरे को बताइए जयपुर में 25 एकड़ जमीन मिल सकती है? कहीं कहीं नहीं मिलेगी। मेरे कहने का मतलब नौजवानों से यह है कि आपके पास में अगर कोई आइडिया है और उस आइडिया को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो और आपका सोच सकारात्मक है तो आपको कोई रोक नहीं सकता आइडिया के साथ आगे बढ़ने में। आपने देखा होगा झूलते हुए तार जगह जगह दिखते हैं, नालियों का गंदा पानी भी कई जगह खड़ा रहता है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि इस एरिया के अंदर पर्टिकुलर में कहीं नाली का पानी नहीं खड़ा है, लेकिन आपके गांव की भी कुछ गलियां तालाब जैसी लगती हैं।
कीचड़ है उसमें। हमारे गांव में भी कोई कम नहीं है, दूसरी जगह भी कम नहीं है, मैं किसी की कमी नहीं निकाल रहा, लेकिन इन सब दुविधाओं और तकलीफों के साथ आपने जीना सीख लिया, मैंने जीना सीख लिया। अदरवाइज कोई कारण नहीं कि 75 साल की आजादी के बाद आधारभूत सुविधाओं में कोई कमी रह जाती। संसाधन की कोई कमी नहीं होती है, लेने वाला होना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको और देना चाहता हूं। मैं एक जिले में जिला कलेक्टर था। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे बिजली का कट होता है तो पहले सूचना नहीं आती है। आपने देखा होगा नहर के अंदर पूरा पानी नहीं आता है, चाहे अमर सिंह ब्रांच हो, चाहे सिद्धमुख नहर प्रणाली हो। सिद्धमुख में 565 क्यूसेक पानी आज तक नहीं मिला, 330, 340, ज्यादा से ज्यादा 350। इधर का पानी उधर करते हैं, उधर का पानी इधर करते हैं। कारण उसका यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक स्टे चल रहा है। हरियाणा पंजाब का ये कहना है कि राजस्थान के पास में पानी लेने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक इक्विपमेंट नहीं है। क्या? जैसे हमारे यहाँ वाटर कोर्सेज नहीं बने हुए, हमारे यहाँ पे चकबंदी, मुरबाबंदी, बाराबंदी नहीं है। अरे भाई, ये सब काम तो हमें उसी टाइम करने थे जिस टाइम नहर की संरचना से पहले इसकी कल्पना की थी। 38 साल पहले सिद्धमुख नहर का प्लान किया था और आज से 23 साल पहले सिद्धमुख नहर आपके पास आ भी गई थी। ये सब काम तो पहले करना था। मान लो किसी कारण से नहीं कर पाए तो समय रहते कर लेते। सुप्रीम कोर्ट में जब स्टे लग गया तो अच्छे वकीलों को करके स्टे को खारिज करवाते, स्टे वेकेट करवाते और पानी लेते। जब पानी है ही नहीं तो आएगा कहां से? आपके यहाँ चाहे सिद्धमुख कैनाल में, क्योंकि आपको 300 क्यूसेक पानी तो मिल ही नहीं रहा है। अगर प्रोसीजर को फॉलो करते, एक्ट और नियमों के अनुसार कार्रवाई समय रहते करते तो ये नहीं होता, लेकिन हो गया, अच्छी बात नहीं है। पीडीएस में आपके गांव के बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अन्न सुरक्षा के अंदर 5 बार अप्लाई कर दिया होगा, लेकिन आज तक उनका चयन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब कारण कुछ भी बताया लेकिन नहीं हुआ। किसान सम्मान निधि 2 किस्त मिल गई, उसके बाद आज तक नहीं मिली। कई लोग ऐसे होंगे। क्यों भाई? गलत बात है, मिलना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आम जीवन को प्रभावित करती हैं। फर्टिलाइजर हो चाहे पेस्टिसाइड हो, लाइन लगा के आपको लेना पड़ता है फर्टिलाइजर। विशेष रूप से खराब पेस्टिसाइड मिल गया, छिड़काव करने से फसल बर्बाद होगी, कोई पूछेगा नहीं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए तो बहुत बड़ी चीजें चल रही है यहाँ पे। मेरे 5 बीघा जमीन है, मैंने 10 बीघा का बीमा करवा दिया। मेरे पास में सरकारी जमीन लगती है, मैंने किसी के कहने से वो भी साथ में लिखवा दिया। मुझे एक जगह पे रजिस्ट्रेशन सोसाइटी में करवाना था, मैंने बैंक में भी करवा दिया। मुझे नहीं लगता किसान ने अपनी किसी वजह से कराया होगा। किसान को किसी ने कह दिया होगा कि ऐसे कर दो हो जाएगा, किसी को कुछ मिल भी गया होगा, लेकिन उसकी वजह से जो सिस्टम है वो दूषित हो गया। और जब दूषित सिस्टम हो गया तो बीमा आपको टाइम पे नहीं मिलता। मैं जिन जिलों में जिला कलेक्टर था वहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरा जिला, पूरे प्रदेश में या तो 1 नंबर पे थे या 2 नंबर पे था। क्यों था? क्योंकि हम जागरूकता के माध्यम से लोगों को समय रहते हुए जागरूक करते थे। हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजर का 3 महीने पहले स्टॉक हम बराबर रख लेते थे कि इतना जरूरत पड़ेगा, 10% प्लस माइनस हो सकता है। इसी तरह से अन्य जो सिस्टम है सरकार का, उसके अंदर भी आपने देखा होगा जिला कलेक्टर है वो जिला मजिस्ट्रेट भी होता है। रेवेन्यू के सारे केस उसको डिस्पोज करने होते हैं। मैं जिन जिलों में जिला कलेक्टर था 5 साल से पुराना एक भी केस मैंने पेंडिंग नहीं छोड़ा। मैं जिन जिलों में जिला कलेक्टर था वहां पे जिला कलेक्टर का एक तो कलेक्ट्रेट दफ्तर होता है, एक घर में भी दफ्तर होता है। हमने जाते ही दोनों जहां भी गए जिला कलेक्टर के रूप में जाते ही दफ्तर बंद किया घर वाला। क्यों किया? क्योंकि मैं गेट से निकलता था तो वहां 5-7 कर्मचारी काम करते हैं, हाथ में फोन होता है, बोलते हैं नमस्कार मैं डीएम रेजिडेंस से बोल रहा हूं। अरे मैंने कहा यार ये किस लिए बोल रहा है, हम तो कोई चीज बोलते ही नहीं है, ये क्यों बोल रहा है? 2-3 बार पता किया, कारण समझ में आ गया। आदमी का कद बढ़ जाता है स्थान के हिसाब से। हमने वो दोनों जहां भी गए वहां दोनों जगह बंद कर दिया। घर का दफ्तर बंद करेंगे तो कम से कम और कुछ नहीं तो सरकार का 10-15 लाख रुपए का वेतन तो बचेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर समय रहते हुए सारी चीज करें तो सब काम संभव है, किया जा सकता है। एक जिले में पानी की कमी थी, जैसे हमारे यहाँ कमी है। हमारे यहाँ 150 से 450 मिलीमीटर बारिश होती है साल भर में। पूर्वी राजस्थान के वो जिले जहाँ झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर है, वहां पे बारिश कम से कम 800 मिलीमीटर, आप चाहें तो ऑनलाइन चेक कर लेना, और 2500 मिलीमीटर तक होती है। लेकिन मेरे एक जिले के अंदर 4 महीने टैंकर सप्लाई करते थे क्योंकि हैंडपंप सूख जाते थे।
नीचे डार्क जोन हो गया। हमने पता किया तो एससी साहब पीएचडी के कहते हैं कि सर 19 साल से हम तो टैंकर ही सप्लाई करते हैं। अरे 2.5 करोड़ रुपया लगता है साल का, 19 साल से आप ये कर रहे हो। तो मैंने कहा पानी रोको कि साहब पानी कैसे रोके, नदियां हैं, बह के चला जाता है चंबल में, चंबल का पानी दरिया में समा जाता है, दरिया में जाने के बाद पानी काम नहीं आता। मैंने कहा यार कुछ सोचो, इरिगेशन है, फ्लड कंट्रोल सिस्टम है, इसी तरह से अन्य डिपार्टमेंट जैसे फॉरेस्ट है उससे जुड़ा हुआ जहां पे पानी बह के जाता है, संबंधित सारे डिपार्टमेंट जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी था, सब अफसरों की मीटिंग बुला के हमने तय किया पानी रोकना है। आपको ध्यान हो तो 2016 में मुख्यमंत्री जल संरक्षण योजना आई थी, उस योजना को हमने लागू किया ठीक से। आप ताजुब करोगे 1 साल 8 महीने बाद 12 जिले के अंदर वाटर लेवल 1.2 मीटर बढ़ गया, 1.2 मीटर पूरे जिले में। जहां पे 5 ब्लॉक डार्क जोन में थे, डार्क जोन खत्म हो गया और जो टैंकर सप्लाई करना था वो बंद हो गया। फायदा क्या हुआ? फायदा करोड़ों रुपया सरकार का बचा। दूसरा फायदा, इरिगेशन के लिए भी लोग पानी काम में लेने लग गए, अदरवाइज तो हैंडपंप पीने वाले भी सूख जाते थे। और वो मेरा जिला पूरे देश में वाटर संरक्षण में 1 नंबर पे आ गया, पूरे देश के अंदर 1 नंबर पे वाटर कंजर्वेशन का पहला प्राइज मेरे जिले को मिला, मुझे मिला। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम प्राइज के लिए कोई काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो स्थिति आपके सामने है, जैसे आपका ये गंदा पानी कहीं जा रहा होगा, मेरे ख्याल में सामान्यतः गांव का बड़ा तालाब है उसमें पानी जाता है ज्यादातर जगह। हो सकता है कोई अलग से आपने व्यवस्था बना रखी, मेरे को नहीं पता। अब ये गंदा पानी आज से 20 साल पहले योजना बना लेते कि गांव के चारों तरफ उस टाइम खाली जगह भी मिलती थी कि 3 जगह पे ढलान के हिसाब से 3 जगह पे इकट्ठा करते, उसका ट्रीटमेंट करके उसको काम में लेते। आपका जो तालाब है पानी से भर जाता है, उबड़ खाबड़ है चारों तरफ, उसके चारों तरफ एक भ्रमण पथ बना देते 15 फीट चौड़ाई का, और वहां पे फूल या अन्य मौसम के हिसाब से पेड़ पौधे लगा देते। तो दिन में जो बुजुर्ग हमारे टाइम पास करने के लिए हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, वो सुबह शाम वहां घूमने जाते तो अच्छा लगता कि बुरा लगता? आप बताओ। मेरे ख्याल में तो अच्छा लगता। किसी को मौसम अच्छा लगे, वातावरण अच्छा लगे, सुहाना लगे तो अच्छी बात है। ये सब किया जा सकता था, लेकिन समय रहते हुए हम नहीं कर पाए। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। एक जिले के अंदर हमारे अखबार में छपता था, यहाँ पे हमारे मीडिया के कुछ साथी भी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। ये कलम के मालिक और संप्रेषण के बादशाह होते हैं और इनसे मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूं। इनसे भी मेरा निवेदन है कि संप्रेषण के अंदर वो शक्ति होनी चाहिए, वो सहनशीलता होनी चाहिए, वो संवेदना होनी चाहिए जो आम आदमी के जीवन को सुलभ बनाए। मेरे जिलों में मैं यही करता था। उस जिले के अंदर छपता था कि भूख से मौत, हेडलाइन बनता है भूख से मौत। किसी जिले में भूख से मौत का मतलब कलेक्टर के माथे पे कलंक, और मुख्यमंत्री का वो जिला था तो सरकार के माथे पे भी ये हो गया। तो बहुत बुरी बात है। मेरे पास ऊपर से फोन आया, व्हाट इज दिस कलेक्टर साहब, चेक इट, स्टॉप इट। मैंने मेरी ओर से बताया, अध्ययन भी कर रखा था कि वर्षों से हो रहा है, वहां एक सहरिया जनजाति रहती है। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे करके सहरिया जनजाति है, इसका ये समस्या है। तो उसने कहा आई डोंट वांट टू लिसन ऑल दीज आर्ग्यूमेंट, स्टॉप इट, चेक इट, डू समथिंग। फोन काट दिया। आप बताएं क्या बीतती होगी। मैंने अधिकारियों से बुला के मीटिंग की, मैंने पूछा, उनका साहब ये तो सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति या नौजवान खड़े क्या होती है, जैसे यहाँ आपकी गाड़ी आ गई और इन घरों में अगर सहरिया जनजाति का घर है तो सारे भाग के या तो छत पे चढ़ जाएंगे या छुप जाएंगे, मतलब छोटे से बड़े तक, कारण जनजाति है। हमने कहा यार कुछ तो करना ही पड़ेगा। सर्वे करवाया, 28,000 परिवार थे। अब एक कमरा है, 5 बच्चे, माता पिता, किसी में दादा दादी भी है। आप ताजुब करोगे, उस आवास का नाम भी सहरिया आवास है, सरकार ने नाम ही उसका सहरिया आवास रखा। अब उसमें 5-7 लोगों के बीच में कैसे जीवन चलता है। मैंने कहा भाई भूख से मर रहे हैं तो गेहूं डलवाओ। पीडीएस के अंदर लाखों क्विंटल गेहूं हर साल हर ब्लॉक में आता है, वहां 2-2 बोरी हमने गेहूं डलवा दिया। अब वो फोटो लेने जाता है तो साथ में गेहूं का फोटो आता है। हमारे यहाँ पे 5 किलो अनाज मिलता है, लेकिन उस जिले में सहरिया को अनाज के गेहूं के अलावा चावल, चीनी, तेल, खाद्य तेल, 1 किलो देसी घी, चीनी और चाय पत्ती और नमक भी मिलता है। वो 3235 रुपए का किट, उस टाइम की बात बता रहा हूं, वो 500 रुपए में बेच देता है। घर पे तो लेके नहीं जाता, उसको आदत दूसरा है, और 500 रुपए में वो 3 ले लेता है।
वो उसका वही चलता रहता है, खाना भी नहीं चलता। बच्चा बीमार हो गया, खांसी जुकाम बुखार हो गया, उसको कोई परवाह नहीं। बच्चा मर रहा है किससे? बीमारी से, छोटी से निमोनिया हो गया, उससे मर रहा है। जब वो फोटो लेने गया हमारा पत्रकार साथी, तो साथ में बोरी की फोटो भी छपने लग गया। एक दो बार बोरी की फोटो छपते ही छपास बंद हो गया। क्यों? कि जब गेहूं की बोरी की फोटो छप रही है, साथ में हमने बोरी का खुला मुंह भी करवा दिया, तो गेहूं दिख रहा है तो भूख से तो नहीं मरा, ये तो कोई नहीं कहेगा। ऊपर वाला सिस्टम भी राजी, छपना भी बंद। मेरे पास फोन आया, वेल डन, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने। मैं भी थोड़ा खुश तो हुआ, लेकिन मैं पकाया हुआ था। मैंने कहा यार पता तो करें, अपन इतने साल से चल रहा था, ताल बंद हो गया। पता किया, मेरे अधिकारियों ने मुस्कुराए, बोले साहब छपना तो बंद हो गया, बाकी मर तो वैसे ही रहे। मैंने कहा कैसे छपना कैसे? बोले साहब वो बोरी छपने लग गई ना, तो वे सारे लोग कहने लगे यार तू झूठ बोलता है। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता ना, झूठ बोलने वाला भी नहीं चाहता मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे को भी बोले। मैंने कहा यार कैसे ही करके आप इसकी मौत को रोको, कैसे करें? सब अधिकारियों की, कर्मचारियों की हमने बैठक बुलाई, संबंधित विभाग की। आपने देखा होगा मेडिकल हेल्थ में मेडिकल के अलावा आयुर्वेद, एलोपैथी, यूनानी भी होता है, पर ज्यादा काम मेडिकल हेल्थ वाले का होता है। मैंने WHO में भी काम किया, मैं जानता था। आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनी, सहायिका, ANM, GNM सब का टीम बनाया और 28,000 घरों में हर 10 घर के ऊपर हमने एक आदमी लगा दिया जो उनकी जांच करता था कि भाई स्वास्थ्य कैसा है। और जैसे ही पता चलता कि स्वास्थ्य इसका गड़बड़ है, उसका जांच करके इलाज करना शुरू कर दिया। आप ताजुब करोगे, 2 साल तक लगातार जब ऐसा किया, न केवल मृत्यु बंद हुई, बल्कि वो जिला जो कुपोषण के लिए पूरे देश भर में बदनाम था, नीचे से उसका नंबर नीचे से दूसरा था। वो प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम था, राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन में वो जिला पूरे देश में 1 नंबर पे आ गया, पूरे देश में। तो हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इसको 1 नंबर पे लाके प्राइज लेना है। हमारा मकसद ये था कि सामने जो समस्या है उसका गंभीरता के साथ में निरीक्षण परीक्षण करके अगर उपाय किया जाए तो निश्चित रूप से उसमें फायदा होता है। और वो फायदा किस रूप में होता है? वो आम आदमी का जीवन उससे सुलभ होता है। कौन है भाई इनके साथ, कौन है? देखें भाई इसको। तो उससे सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि आम आदमी का जीवन सुखद बनता है। आप लोगों से मेरा निवेदन यह है कि जब छोटी छोटी चीजें इतना अच्छा रूप स्वरूप धारण कर सकती हैं, तो आपका दिन प्रतिदिन का प्रयास अगर सकारात्मक है तो निश्चित रूप से आम आदमी को फायदा होता है। मैं ये कहना चाहता हूं। जब वो जिला ऐसा हुआ तो आपको ध्यान हो तो 2018 में प्रधानमंत्री जी एक बार झुंझुनू आए थे, तो उन्होंने 6 जिला कलेक्टर को बुलाया था जिनके जिलों में बहुत बड़े चैलेंज थे पूरे कंट्री में। उनमें से एक मेरे को भी बुलाया था और हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। तो वो मेन उसका मकसद ये था कि हम कैसे आम आदमी के जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो उपलब्ध संसाधन है उनका बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे सुधार किया जाए। मैं कोई पहला कलेक्टर तो था नहीं उस जिले में, मेरे से पहले बहुत आए थे। मैं कोई पहला CMHO तो था नहीं हनुमानगढ़ जिले में, मेरे से पहले बहुत आए थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोलूवाला में मैं पहला चिकित्सा अधिकारी नहीं था, मैं 17वां चिकित्सा अधिकारी था, मेरे से पहले 16 आए थे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिना किसी लाग लपेट भेदभाव, बिना किसी मेरे तेरे के अगर जनहित के अंदर सोच रखते हैं तो न केवल जनता सहयोग करती है बल्कि सरकार के पास उपलब्ध संसाधन का ठीक से सदुपयोग करते हैं तो आम आदमी का जीवन सुखी होता है। मेरे कहने का मतलब ये है। मैं नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब काम बराबर होते हैं। मैं एक ऐसे नौजवान को जानता हूं जिसने 15 साल पहले, मैं एक ऐसे नौजवान को जानता हूं जिसने 15 साल पहले रेडी के ऊपर परचूर्ण का सामान बेचना शुरू किया था। रेडी पे क्यों बेचना शुरू किया था? अब अंडरस्टूड है, उसके पास दुकान का किराया नहीं था। रेडी पे सामान बेचते बेचते इतना समृद्धशाली बन गया, कारण की नीति और नीयत अच्छी थी। धीरूभाई अंबानी ने कहा था, उसके बेटे आर्थिक साम्राज्य के बहुत बड़े संचालक हैं देश और दुनिया में। उन्होंने कहा था कि अच्छा काम करने के लिए उनके जो सलाहकार थे उन्होंने कहा था कि आप दुकानदार हैं। मैं अभी दुकानदार के पास भी गया था, काम कैसा चल रहा है, बता रहे थे मेरा ठीक ही चल रहा है, अच्छा चल रहा है।
तो अच्छा काम चलाने के लिए क्या करना चाहिए,